नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आयकर के कंटेंट इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाली राशि के करमुक्त भाग और कर योग्य भाग के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या होता है कि टैक्सेबल अमाउंट क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समस्या ये आती है कि अपने को इसका एग्जेम्प्ट पार्ट क्या होगा। अब जैसे टोटल अमाउंट है, जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट पे मिलने वाली राशि 10 लाख है। ठीक है, अब उस 10 लाख में करमुक्त भाग क्या होगा। जैसे 10 लाख में मान लीजिए 2 लाख रुपए करमुक्त भाग है, तो वो 2 लाख रुपए लेस किया जाएगा और 8 लाख रुपए क्या होगी, टैक्सेबल अमाउंट होगी, और उसको क्या किया जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या, इन ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, एग्जेम्प्ट अमाउंट निकाला जाता है और फिर टोटल अमाउंट में से एग्जेम्प्ट अमाउंट क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, और बचा हुआ जो राशि होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल पार्ट होगा। उसको क्या करेंगे, उस राशि में जोड़ा जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। अब आता है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत प्राप्त राशि, अमाउंट रिसीव्ड अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि 5 लाख तक करमुक्त होती है। मतलब क्या होगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट पे कोई भी यदि राशि मिल रही है तो वो 5 लाख तक क्या होगी, करमुक्त होगी, लेकिन उसकी कुछ विशेष शर्तें हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी को वॉलंटरी रिटायरमेंट पे किसी प्रकार का कोई अमाउंट मिल रहा है तो वो इन शर्तों की यदि पूर्ति करता है तो उनको क्या होगा, 5 लाख तक की राशि क्या होगी, करमुक्त होगी। पहला है क्षतिपूर्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त हुई हो। पहली की यदि कोई यहाँ पे क्या होता है, क्षतिपूर्ति भी अलग अलग केस में मिलती है, जैसे कंपल्सरी रिटायरमेंट है, वॉलंटरी है, और भी जैसे रिट्रेचमेंट है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो चाहिए कि कर्मचारी की खुद की इच्छा से वो सेवानिवृत्ति ले रहा है। तो पहली शर्त क्या होगी, क्षतिपूर्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त हुई हो। ठीक है, दूसरा है क्षतिपूर्ति निम्नलिखित नियोक्ता के द्वारा भुगतान की गई हो। ठीक है, अब यहाँ पे नियोक्ता एम्प्लॉयर को भी डिफाइन कर दिया गया। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उपक्रम हो, जैसे कि मान लीजिए कोई सरकारी कंपनी है, जैसे HPCL है, और भी है जैसे PSU है सरकार के। ठीक है, यदि उन्होंने उसमें यदि कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहा है, जैसे RSRTC है, RTDC है, इस प्रकार के जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं, बैंक होते हैं। ठीक है, तो उन केस में क्या होगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट पे 5 लाख तक की जो राशि होगी एक मुश्त, वो क्या होगी, करमुक्त होगी। दूसरा है केंद्रीय राज्यकीय प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित प्राधिकरण की, जैसे कोई प्राधिकरण होता है, जैसे JDA वगैरह है, जयपुर विकास प्राधिकरण, ऐसे प्राधिकरणों से यदि कोई नियोक्ता वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है तो स्थानीय सत्ता, लोकल ऑथोरिटीज़ होते हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर परिषद है, नगर निगम है, और फिर उसके बाद में आता है विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये क्या एक्ट के थ्रू होती हैं। तो इनमें जो भी कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है तो उस केस में क्या होगा, 5 लाख तक की सीमा तक करमुक्त होगा। ठीक है, भारतीय तकनीकी संस्थाएं, अधिसूचित प्रबंध संस्थाएं, एक कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को छोड़कर एक सहकारी समिति, ठीक है, केंद्रीय व राज्य सरकार व ऐसी संस्था जिसे किसी राज्य या भारत सरकार ने महत्व का घोषित किया गया है। ठीक है, ये क्या हो गया, दूसरी शर्त हो गई। इनमें ये संस्थाएं हैं, यदि इन संस्थाओं में वो कर्मचारी कार्यरत था और उसके बाद में वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है, VRS ले लेता है, तो उस केस में जो भी उसको क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त होगी वो 5 लाख तक क्या होगी, करमुक्त होगी, कि ये शर्तें पूरी करता है तो। ठीक है, फिर सेकेंड आता है क्षतिपूर्ति सेवानिवृत्ति की किसी योजना के अनुसार प्राप्त की गई हो, जो निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर बनाई गई हो। ये मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार हैं। ठीक है, तो यदि कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम बनाई गई है और उसमें कुछ प्रिंसिपल्स है, उसका कैलकुलेशन उस हिसाब से किया जाता है, तो वो राशि क्या होगी, करमुक्ति की। ये योजना ऐसे कर्मचारियों पर लागू होती है जिसने सेवा के 10 वर्ष पूरे कर लिए हो या 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। तो यहाँ पे ये शर्त हो गई
कि कोई भी कर्मचारी होगा जो वीआरएस लेगा तो उसकी 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए या 40 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, यह योजना संस्था के सभी कर्मचारियों पर लागू होगी, जिसमें कंपनी के निदेशकों को छोड़कर सभी श्रमिक व अधिकारी शामिल होंगे। मतलब क्या होगा, कंपनीज के डायरेक्टर क्या होंगी, इस वीआरएस योजना के अंतर्गत यदि कोई क्षतिपूर्ति कंपनसेशन अमाउंट प्राप्त करते हैं तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। यह योजना इसलिए तैयार की गई है कि उसके कर्मचारियों की मौजूदा संख्या में कमी होती है, कि जैसे क्या होगा, कॉस्ट को यदि उनको रिड्यूस करना है तो वो ऐसी विशेष परिस्थितियों ऐसे स्कीम्स लॉन्च करते हैं ताकि कर्मचारी मोटिवेट होकर यदि वीआरएस लेते हैं उससे इस प्रकार की कोई योजना बनाई जाती है तो क्या होगा, ये करमुक्त भाग की छूट मिलेगी। इस योजना के कारण जो स्थान खाली हो जाए उसे भरा नहीं जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक ही प्रबंधक किसी अन्य कंपनी व संस्था में नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए वो एक ब्रांच से वीआरएस ले लेता है, सेकंड ब्रांच में कार्यरत हो जाता है, ऐसा केस में भी उसको छूट नहीं मिलेगी। ये शर्त भी पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत देय राशि निम्न में से जो कम है कर मुक्त होगी, शेष कर योग्य होगी। अब यहाँ पे क्या था वो अलग, अब यहाँ पे क्या कि इस योजना के अंतर्गत देय राशि में से वो तो क्या था 5 लाख तक की कर सीमा तक था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यदि किसी स्पेशल स्कीम के थ्रू यदि वो वीआरएस ले रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक फॉर्मूला होगा कि जो ये इस फॉर्मूले में दे रखा है 4 पॉइंट है, तो जो 4 पॉइंट में से जो सबसे कम राशि होगी वो क्या होगी, करमुक्त भाग होगा। ठीक है, सेवा किए गए प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 3 माह का वेतन, कि जैसे उसने 4 साल सर्विस की तो 4 साल के लिए क्या होगा, उसके 4 वर्ष के लिए 3 माह का वेतन। ठीक है, इस प्रकार से 4 वर्ष के लिए 3-3 माह का वेतन लेंगे। ठीक है, फिर आता सेवा काल के शेष बचे प्रत्येक माह के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाला मासिक वेतन। अभी जैसे मान लीजिए किसी वीआरएस ले लिया 57 साल पे और वो 60 साल पे रिटायर होना चाहता, तो सेवा के बचे मास होंगे उनको कैलकुलेट करके उनका मासिक वेतन निकाला जाएगा। थर्ड है वास्तविक प्राप्त राशि, जो उसको एक्चुअल में रिसीव हो रही है। हो सकता है कि वो 4 लाख ही रिसीव हो रही हो, या हो सकता है 10 लाख रिसीव हो रही हो, तो वो राशि यहाँ पे आएगी, या 5 लाख। जो इन चारों में से पहले देखो थर्ड और फोर्थ राशि होगी उसको तो अपने को कैलकुलेट नहीं करना। फोर्थ में तो 5 लाख सीधा सीधा आ गया, एक्चुअल रिसीव्ड राशि आ जाएगी थर्ड पॉइंट में, जो सीधी दी हुई होगी उसको 10 लाख मिल रहा है, 15 लाख मिल रहा है वो। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट की राशि अपने को क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो पहला तो ऐसे है कि जो भी वो सेवा का वर्ष जो भी कंप्लीट कर रहा है तो उसके हिसाब से 3 माह का वेतन ले लेंगे। सेकंड में क्या करेंगे कि जितनी उसकी सर्विस बच गई उसके हिसाब से उसका मासिक वेतन निकाल लेंगे। ठीक है, अब आता है इसमें कि ये निकालने के लिए क्या क्या विशेष बिंदुओं का अपने को ध्यान रखना है। नियोक्ता अपने विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अलग अलग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना बना सकता है। कि केडर होता है, अलग अलग केडर के लिए अलग अलग योजनाएं बना सकता है। कि देखिए ये मतलब है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में है तो इनके लिए अलग तरह की योजनाएं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में है तो इनके लिए अलग तरह की योजनाएं, ये एडवर्टाइजिंग यूनिट वगैरह में है तो इनके लिए अलग तरह की योजनाएं। इस प्रकार से वो अलग अलग योजनाएं बना सकता है। अब यहाँ पे वेतन की परिभाषा क्या होगी, वैसे वेतन से एक मूल वेतन माना जाता है, लेकिन कई चीज़ों में क्या होता है कि थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। वेतन से अभिप्राय मूल वेतन से होगा, किंतु यदि महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन अथवा सेवानिवृत्ति लाभों हेतु वेतन माना जाता है तो इसे भी सम्मिलित किया जाएगा तथा बिक्री पर निश्चित प्रतिशत के आधार पर प्राप्त कमीशन को भी सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, वो जो एचआरए वाले कैलकुलेशन में जो वेतन की परिभाषा है वैसी ही परिभाषा यहाँ पे है। सेवा अवधि में सम्मिलित केवल पूर्ण वर्षों को ही लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 2 वर्ष 4 माह है, 2 वर्ष 8 माह है, तो उस 8 माह को इग्नोर कर देगा, उसको 2 वर्ष ही माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई 3 वर्ष 5 माह है तो उसको 3 वर्ष ही लिया जाएगा, कोई 6 वर्ष 5 माह है तो उसको 6 वर्ष ही लिया जाएगा। वो जो इनकम्प्लीट ईयर है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, ऐसी कर मुक्ति का लाभ कर्मचारी को अपने जीवन काल में केवल एक ही बार मिलेगा।
अभी होता क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि कर्मचारी 10 साल 12 साल अलग जगह नौकरी करता है, फिर 12-13 साल अलग जगह करता है, तो ऐसा क्या होगा, उसको जीवन काल में एक बार ही लाभ मिलेगा उस करमुक्त राशि का। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में प्राप्त राशि के करयोग्य भाग पर धारा 891 में कर राहत नहीं मिलेगी। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे पूर्व में का यदि कोई एरियर प्राप्त होता है तो उसकी छूट ली जाती है, तो यहाँ पे उसको वो लाभ नहीं मिलेगा। करदाता को दोहरा लाभ नहीं मिलेगा। यदि करदाता धारा 89 सबसेक्शन 1 में राहत लेना चाहे तो वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से प्राप्त पूरी राशि करयोग्य वेतन में सम्मिलित की जाएगी। यदि वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पे, अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पे जो कंपनसेशन दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि कर्मचारी के अपनी इच्छा से रिटायर होना चाह रहा है, तो उससे क्या होगा कि उसको वेतन नहीं देना पड़ेगा, तो उसको उस वेतन की एवज में वो कंपनसेशन राशि भुगतान की जाती है। मतलब एक तरीके से क्या हो, आगामी माह का वो जो वेतन है उसका कुछ भाग उसको दे दिया जाता है कि आप ये लीजिए और आप रिटायर हो जाइए। उस केस में यदि वो कर्मचारी 89 धारा 89 में यदि छूट लेना चाह रहा है तो उसको क्या होगा, ये पूर्ण राशि क्या होगी, करयोग्य राशि होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ओनली ध्यान क्या रखना है कि एक केस था जिसमें क्या था 5 लाख तक कर मुक्त होगी, और सेकंड केस में यदि विशेष योजना के तहत है तो अब आपको क्या देखना है, सेवा किए गए प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 3 माह का वेतन और सेवा काल के शेष बचे प्रत्येक माह के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाला मासिक वेतन, ये 2 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। थर्ड है वास्तविक प्राप्त राशि जो क्वेश्चन में दी हुई होगी, और फोर्थ है 5 लाख। जो भी इन चारों में से कम होगा वो क्या होगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट पे मिलने वाली राशि करमुक्त भाग होगा।